हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और लगभग 39,000 प्लस वैकेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिली है। तो आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको उन चीजों का मालूम नहीं है, उन बातों का मालूम नहीं है, तो आपके लिए भविष्य के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल के बारे में, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं योग्यता के बारे में, और बाद में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, उम्र के बारे में, सिलेबस के बारे में, वेतन के बारे में। इसके साथ साथ अन्य टॉपिक आपके जो भी आते हैं, ठीक है, सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है किरण पब्लिकेशन की। ये प्रत्येक बुक आपकी सब्जेक्ट वाइज रहेगी, चैप्टर वाइज रहेगी, टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2013 से लेकर 2024 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मिल जाते हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे, हल सहित। चारों बुक आपके सोल्ड पेपर रहने वाली है। प्रत्येक बुक के अंदर यहां पर आपको टीसीएस पैटर्न के रूप में सवाल मिलेंगे। 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य ज्ञान के। इसके बाद में मैथमेटिक्स वाली बुक के अंदर 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर बात करें रीजनिंग और हिंदी वाली बुक के बारे में, तो इन दोनों बुक के अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ये बुक चैप्टर वाइज रहेगी, टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहेगी। मात्र 125 रुपए में ये मार्केट के अंदर आपको मिल जाती है। तो जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब इन बुक से तैयारी करने पर क्या क्या फायदा होने वाला है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैथ वाली बुक आपने परचेज की है तो आपको ये बुक चैप्टर वाइज मिलेगी। टोटल 19 चैप्टर आपको इसके अंदर कवर मिलेंगे। टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे 2200 प्लस, और इस बुक के अंदर आपको कांस्टेबल जीडी के ही सवाल मिलेंगे। मात्र 125 रुपए में ये मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस के बारे में, इसके इंपोर्टेंट डेट के बारे में कि कौन कौन सी इंपोर्टेंट डेट आपके लिए हो जाती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की तिथि आप देख सकते हैं 5 सितंबर 2024, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन फीस के लिए अंतिम तिथि और समय देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2024। फॉर्म करेक्शन करने का समय आप देख सकते हैं 5 नवंबर 2011 से लेकर 7 नवंबर 2011। ठीक है, टीयर फर्स्ट यानी सीबीटी एग्जाम आपका कब होगा? जनवरी या फरवरी के अंदर 2025 के अंदर। तो ये तो थी इस भर्ती की नोटिफिकेशन के अंदर कुछ इंपोर्टेंट डेट्स। इसके बाद में अब यहां पर आप देख सकते हैं नोटिस के अंदर आपको एक चीज और भी बताई गई थी कि 5 सितंबर 2024 से पहले, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 5 सितंबर 2024 से पहले और 14 अक्टूबर 2024 के बाद किया गया पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी कॉलम में गलत जानकारी के कारण आवेदन पूरी तरह से खारिज हो सकता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे आप जैसे बढ़ोगे, यहां पर आपको वैकेंसीज की डिटेल बताई गई है, कितनी वैकेंसी मेल है, कितनी फीमेल है, संभावित रिक्तियां कितनी है टोटल। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 39,481 आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसमें पुरुषों की वैकेंसी 35,612 है, महिलाओं की वैकेंसी 3,869 वैकेंसी है। ठीक है, बढ़िया वैकेंसी है, वैकेंसी बढ़ने का पूरा पूरा चांसेस है। इसके बाद में एज लिमिट की बात कर लीजिए। बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहां पर हताश भी हो चुके होंगे कि वो ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स ये एसएससी का कुछ अपना ही नियम है। ठीक है, उसकी एक डेट बता दी जाती है और आपको बता दिया जाता है कि इस डेट से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं आयु की गणना के लिए 1 जनवरी 2025 से आयु की गणना की जाएगी, यह निर्धारित की गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को कैंडिडेट की आयु 18 से लेकर 23 साल होनी चाहिए और कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले तथा 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। यह इसका क्राइटेरिया है। अगर इस बीच आप आते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां पर कुछ ऊपरी छूट भी दी गई है एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन और कुछ अन्य क्षेत्रों के कैंडिडेट को। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपरी आय सीमा में
SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे और यहां पर आप देखोगे तो SC ST कैंडिडेट को यहां पर 5 साल की छूट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूं, SC ST को 5 साल की छूट, ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट, सर्विसमैन को यहां पर 3 साल की छूट, और यहां पर जो 1984 के दंगा पीड़ित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको यहां पर 5 साल की छूट यहां पर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। इसके बाद में कुछ 1984 के अंदर ओबीसी कैंडिडेट है जो दंगा पीड़ित है, उनको भी यहां पर 8 साल की छूट, SC ST के 1984 के गुजरात दंगों में सम्मिलित है तो 10 साल की छूट यहां पर इनको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अब यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस भर्ती के अंदर क्या मांगा गया है, तो वो भी आपको ध्यान से देखना है। मैं सारी डिटेल आपको हिंदी में बता रहा हूं। उम्मीदवारों को 1 जनवरी 2025 तक या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, ठीक है, विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मतलब आप 10वीं पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 1 जनवरी 2025 से पहले। ठीक है, जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित तिथि यानी 1/1/2025 तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं की है वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साफ साफ यहां पर अच्छे से मैंने बता दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको बताते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है, कितने सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट के क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर टोटल आपके 4 सब्जेक्ट है। यहां पर रीजनिंग, जीके जीएस, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट अगर आप चूज करोगे तो 20 क्वेश्चन, अगर आपने जैसे हिंदी चूज किया तो 20 क्वेश्चन हिंदी के, अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे, 40-40 नंबर के रहेंगे और 1 घंटे का आपके पास यहाँ पर समय रहेगा। ठीक है, यह हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, मतलब सीबीटी एग्जाम किस प्रकार लिया जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट है नेगेटिव मार्किंग का। काफी ज्यादा कैंडिडेट पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर हमारे को कितनी देखने को मिलेगी। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 80% पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और प्रत्येक अंक कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पीय होगा। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। इसके साथ साथ 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगा। ठीक है, अब यह सबसे बड़ा डाउट है, बच्चों को यह भी नहीं पता कि 1 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा और आपका एक ही के बार के अंदर में सारा डाउट आपको दूर कर दूंगा। तो 0.25 का मतलब आप सबसे पहले समझ लीजिएगा। यहां पर इसका मतलब होता है 0.25 ये आपका एक गलत आंसर करने पर नंबर काटा जाता है और एक सही आंसर कितने, मतलब एक सही सवाल का कितना नंबर होता है, 2 नंबर होता है। जैसे ही आप इसको हल करोगे तो ऊपर वाला पॉइंट हटा के नीचे 200 कर देना, इसका मतलब होता है 1/8। ठीक है, 1/8 मतलब इसको काटने के ऊपर 1/8 आ जाएगा। यानी 8 सवाल अगर आप गलत करते हैं, 8 सवाल अगर आप गलत करते हैं तो एक सही सवाल जिसका कितना नंबर होता है, 2 नंबर होता है, तो एक सही सवाल का 2 नंबर आपका काट लिया जाता है। यह होता है आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप 10 सवाल गलत करते हो तो आपका यहां पर 2.5 नंबर काटा जाएगा। अगर आप 8 सवाल करते हो तो यहां पर 8 सवाल गलत करते हो तो 2 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, यह होता है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मतलब आप सभी को पता है इसका एग्जाम कई शिफ्टों के अंदर होता है, 20 से 25 शिफ्टों के अंदर होता है। तो कई बार होता क्या है, कुछ बच्चों का पेपर इजी हो जाता है, कुछ का हार्ड हो जाता है, तो एसएससी उनको क्या करता है, एक लेवल बनाता है। ठीक है, इस लेवल को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सभी को एक बेस बनाकर कुछ के नंबर बढ़ाए जाते हैं, कुछ के नंबर यहां पर कम किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आप देख पाओगे ये जो चीजें हैं, ये मैंने जो ऊपर आपको बताई है नेगेटिव मार्किंग और जो क्वेश्चन आपका डिटेल है, ये इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, इंग्लिश वालों बच्चों के लिए। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की आंसर की परीक्षा के बाद, यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आंसर की परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। आंसर की कहां पर आएगी, तो एसएससी की जो गवर्नमेंट जो डीओबी वाली जो वैकेंसी है, gov.in वाली वैकेंसी है, उसके ऊपर डाला जाएगा। यदि कोई त्रुटि हो तो आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रुपए का भुगतान करके ऑनलाइन
अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो वापस नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपको लगता है कि आपने आंसर सही दिया है, ठीक है, लेकिन एसएससी ने इसको गलत ठहरा दिया है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन एक सवाल के ऑब्जेक्शन का यहाँ पर 100 रुपया फीस लगेगा और ये आपको वापस भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर और मैं आपको बता देता हूं आपका सिलेबस। यहां पर सिलेबस फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो आपका एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीएचएसएल है, वही आपका सिलेबस है। लेकिन जीडी के अंदर क्या होता है, सिलेबस को थोड़ा मतलब जो सवाल होते हैं उनके लेवल को और भी कम कर दिया जाता है एमटीएस से भी, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस का यहां पर सिलेबस देख सकते हैं। करंट अफेयर पूछा जाएगा, इतिहास से सवाल बनेंगे, भूगोल से सवाल बनेंगे, कला और संस्कृति, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य साइंटिफिक रिसर्च, खेल, भारत के पड़ोसी देश, इनसे सवाल बनते हैं। ये पर्सन ऐसे होंगे कि जिनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब इसके लिए आपको यहाँ इतना भयंकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल इससे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सिलेबस है आपका किसका, सामान्य ज्ञान का। इसके बाद में यहां पर ऑफिशियल में आपको दिखा देता हूं आपका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस में आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये देख सकते हैं, ये है आपका रीजनिंग, इसके बाद में ये है आपका जनरल अवेयरनेस, ये है आपका मैथमेटिक्स और ये है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इसके बाद में फिजिकल के अंदर क्या होगा, पीईटी पीएचटी के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट के अंदर ये रनिंग क्लियर करना होगा मेल कैंडिडेट को, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट के अंदर, ठीक है। और यहां पर इस फिजिकल का कोई नंबर नहीं है, ये चीज यहां पर बताई गई है। अब यहां पर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहां पर आपको मैं बता देता हूं पीईटी पीएचटी में हाइट के बारे में, कि हाइट कितना होना चाहिए। तो पुरुष कैंडिडेट का यहां पर जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और महिला कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर। कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपर बताई गई हाइट में छूट दी गई है, जैसे एससी एसटी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं एससी एसटी को हाइट में छूट कितनी है। तो यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ऑल कैंडिडेट बिलोंग एसटी, मतलब अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आपका मेल कैंडिडेट है तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल है तो 105 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप एसटी से है और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तब आपके जो मेल कैंडिडेट की हाइट 157, फीमेल की 147.5। इसके बाद में अगर आप ऑल इंडिया से एसटी से है, ठीक है, इसके बाद में यहां पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब तो उनको 160.0 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई मेल के लिए और फीमेल के लिए 146.5। तो ये है आपका हाइट वाला, ये आप देख सकते हैं डोगरा मराठा, इनके लिए सब अलग अलग है। इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहां पर कुछ और क्षेत्र दिए गए हैं जिनके हाइट के बारे में बताया गया है। अगर आप नीचे देखोगे चेस्ट के बारे में भी बताया गया है, कैंडिडेट का चेस्ट यहां पर बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को चेस्ट के अंदर छूट दी जाती है, एससी एसटी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एसटी कैंडिडेट को 76 से लेकर यहां पर 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा जाता है, 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा जाता है बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और ये क्षेत्र है इनको चेस्ट के अंदर छूट दी जाती है। अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं फोटो किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये चीज भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब हाल ही का होना चाहिए, 1 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हल्की पृष्ठभूमि, हल्के भूरे सफेद रंग का सुझाव दिया गया है, मतलब आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक है। कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, एक ही सिंगल कलर का होना चाहिए। आवेदन को सीधा देखना चाहिए, मतलब जैसे आपका लाइव फोटो खींचा जाता है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले सामने देखना चाहिए, ठीक है। आपको आपके गले के अंदर अगर मेल फीमेल कैंडिडेट है तो कोई दुपट्टा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपके गले के अंदर, ठीक है, कोई भी हार वगैरह, और जैसे कानों के अंदर हेडफोन, ईयरफोन, ये नई चीजें नहीं होनी चाहिए। एकदम सिंपल तरीके से सादा व्यक्ति आपका वहां पर खड़ा होना चाहिए। कैमरे पर सामान्य भाव के साथ, यानी ज्यादा न तो हंसना है, ठीक है, न ज्यादा उदास होना है, सामान्य नॉर्मल तरीके से आपको खड़ा रहना है। इसके साथ साथ पृष्ठभूमि में मेल खाते रंग की वर्दी से बचे, यानी बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड रहता है तो ब्लैक की टी शर्ट पहन किया जाते हैं, या फिर ब्लू या व्हाइट बैकग्राउंड होता है उसी प्रकार के कलर के टी शर्ट या
शर्ट पहन के आ जाते हैं, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब आपका जो बैकग्राउंड है उससे अलग कलर के आपको कपड़े पहनना है। फोटो खींचते समय उम्मीदवार को टोपी, मास्क, चश्मा, ईयरफोन, हेडफोन ये इत्यादि चीजें आपको नहीं पहनना है। ये साफ साफ बता दिया, अगर आप ये पहन के फोटो खिंचवाते हैं, लाइव फोटो देते हैं, तो वहां पर फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो फोटो है, सबसे पहले मैं जूम कर देता हूं, और जो फोटो है आपका इस प्रकार का होना चाहिए, एकदम सामने आपको खड़ा हो जाना है, आपके कान दिखाई देने चाहिए, आपका चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए, नजर कैमरे के ऊपर होनी चाहिए, इस प्रकार का फोटो होना चाहिए, ठीक है। और अब यहां पर इस प्रकार की फोटो को तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब यहां पर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इस प्रकार पोज देकर, जैसे सोते सोते वीडियो कॉल में जिस प्रकार बात करते हैं उस प्रकार फोटो यहां पर डालते हैं, एसएससी इसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। साइड लुक है, अगर आप साइड में देखकर फोटो डालते हैं ये भी रिजेक्ट होगा। यहां पर चश्मा अलाउ नहीं है, चश्मे के साथ फोटो भी अलाउ नहीं है, इसके साथ साथ सेल्फी फोटो ये भी अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार की फोटो से आपको बचना है, ये अपलोड नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हस्ताक्षर, जो सिग्नेचर वगैरह है, फोटो और सिग्नेचर में आपको बता देता हूं, हस्ताक्षर केवल आवेदक के ही हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना दूसरा हस्ताक्षर कर देते हैं, आपका जो हस्ताक्षर आप जो करते हैं वही हस्ताक्षर आपको करना है, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं करना है। कृपया केवल हस्ताक्षर क्षेत्र के स्कैन करें, ठीक है। हस्ताक्षर आपको स्कैन करना है, पूरे पृष्ठ को नहीं। हस्ताक्षर अधूरे या धुंधले नहीं होने चाहिए, मतलब जो स्कैन होता है वो आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पूरा पेज स्कैन करके वहां पर अपलोड करते हैं, उसकी भी कुछ साइज होती है, वो साइज का आपको ध्यान में रखना है। फाइल का आकार केवल जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए, ठीक है। 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, और उसका आकार 6.0 सेंटीमीटर, और यानी 6 बाई 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट और विड्थ उसकी होनी चाहिए, ठीक है। ये यहां पर बताया गया है, मतलब उसकी चौड़ाई 6 और हाइट उसकी 2 होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब यहां पर सिग्नेचर, तो हस्ताक्षर केवल आवेदक के होने चाहिए, ये बात मैंने आपको बता दी है, ये डबल बार आ गया। हस्ताक्षर आपको मैंने बता देता है, देख सकते हैं इस प्रकार के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं इस प्रकार के हो, लेकिन इस टाइप में, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एकदम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब यहां पर हस्ताक्षर अगर आप उल्टे करते हैं तो ये अपलोड यहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बलर है तो वो भी आपका मतलब रिजेक्ट होगा। इस प्रकार है, मतलब साइड में जगह है और सिग्नेचर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये भी रिजेक्ट, और यहां पर साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो भी ये रिजेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर ये काले पेन से साइन किया हुआ ये भी रिजेक्ट होगा। ब्लू पेन से साइन होना चाहिए, बलर नहीं होना चाहिए, साफ दिखाई देना चाहिए, नाम नहीं लिखना है, साइन लिखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस प्रकार का साइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और सिग्नेचर के बारे में तो ये बात हो गई। इसके बाद में एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहां पर एप्लीकेशन फीस एक बार आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। जमा करने के लिए स्वचालित रूप से एसबीआई गेटवे पर भेज दिया जाएगा, मतलब एसबीआई के ऊपर, जिसका भुगतान सभी उम्मीदवारों को करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, चालान आदि के माध्यम से उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए भुगतान आप कर सकते हैं, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। एससी एसटी के लिए फ्री है, बाकी के लिए आपका ये चार्ज लगेगा। शुल्क का भुगतान आप भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वीजा वगैरह इन सबसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये आपके एग्जाम सेंटर है, आप जब भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो ये एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम सेंटर नोटिफिकेशन के अंदर दिए गए, आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम सेंटर, और आप कहीं से भी भर सकते हैं इन एग्जाम सेंटर के अंदर से, ठीक है। एग्जाम सेंटर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पर अभ्यर्थी के एग्जाम सेंटर के लिए प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों का विकल्प देना होता है, मतलब आपको 3 सेंटर चूज करना है जब आप फॉर्म भरोगे। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बार आपने जो डाल दिया 3 सेंटर वही मान्य रहेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानी से करना चाहिए और अपने आवेदन में इसका सही उल्लेख करना चाहिए, ठीक है। सेंटर आपको सही से भरना है, और जो 3 सेंटर भरना है वही रहेंगे एक बार अगर आपने भर दिया। प्रवेश प्रारंभ पत्र के अतिरिक्त 2 पासवर्ड, यानी यहां पर जो एग्जाम सेंटर के ऊपर आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, एक तो प्रवेश प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, हाल के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो, पहचान पत्र, ठीक है। पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड होता है वो आपको ले जाना है, और आपका एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें वहां पर ले जा सकते हैं जब आपका गेट पे एंट्री होगी। एनसीसी के लिए, एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% की छूट मिल जाएगी, बी सर्टिफिकेट है तो 3% की, ए सर्टिफिकेट है तो 2% की। इसके बाद में अब यहां पर फ्रेंड्स आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो यहां पर आपके पास 10वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। हायर डिग्री अगर आपने लगाई है तो वो लेकर जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर लगाया तो वो लेकर जाना है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है,
ठीक है। एनेक्सर आपको दिया हुआ है, अगर आपने आपको अगर छूट चाहिए किसके अंदर, अगर आप डिफेंस पर्सन रह चुके हैं तो इसका भी एनेक्सर यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने सर्विसमैन है तो आपको अलग से एक फॉर्मेट होता है एनेक्सर 5, ये आप ले जा सकते हैं। ठीक है। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो इस प्रकार के ये एनेक्सर होते हैं, ये आप देख सकते हैं 6, 7 और 8। ठीक है। ये सारी डिटेल यहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। अब पोस्ट प्रेफरेंस की बात आती है कि पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर क्या लगाना है, कैसे लगाना है और इनका क्या मतलब होता है। तो वैसे मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना दिया, वो जाके आप देख सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस आपको ऐसे नहीं बनना है ABCDEFGH, इस प्रकार नहीं बना है। यहां पर आपके जो कोड दिए गए, बीएसएफ का ए होता है, सीआईएसएफ का बी, सीआरपीएफ का सी। ठीक है। इसी प्रकार सारी फोर्स का आप कोड देख सकते हैं। अब यहां पर जिस भी अगर आपको फोर्स के अंदर जाना है, जैसे आपको जाना है आईटीबीपी के अंदर, तो सबसे पहले आपको ई भर देना है। ठीक है। वहां पर आपको पास मांगा जाएगा। इसके बाद में जैसे आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो बी भर दे। ठीक है। इस प्रकार आपको लगाना है। अब मान लीजिए जैसे आपका पहली पोस्ट प्रिपेयर आपने जैसे सीआईएसएफ को दी है। ठीक है। अब सीआईएसएफ में मान लीजिए आपका कट ऑफ में आप नंबर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर सीआरपीएफ को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो 2 नंबर पे आपने जो भी पोस्ट लगाई है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो 3 नंबर वाली मिलेगी, फिर भी नहीं मिल रही है तो 4 नंबर मिलेगी। अगर यहां पर शर्त क्या होनी चाहिए, आप इनकी कट ऑफ को क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो पोस्ट प्रिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मेरे हिसाब से, आपका कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरे हिसाब से सबसे पहले यहां पर आपको 1 नंबर एसएसएफ को देनी है, 2 नंबर एनसीबी को देनी है, 3 नंबर आपको सीआईएसएफ को देनी है। ठीक है। 4 नंबर यहां पर असम राइफल एसएसबी को देनी है। 5 नंबर यहां पर आप सीआरपीएफ को दे सकते हैं। 6 नंबर यहां पर आप आईटीबीपी, 7 नंबर असम राइफल, 8 नंबर यहां पर बीएसएफ। ठीक है। अब इसके अंदर आप अपना कुछ खुद के हिसाब से चयन कर सकते हैं। ये मैंने अपनी खुद की आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताई है। ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो नोटिफिकेशन के अंदर तमाम बातें थी मेरे द्वारा बताई गई, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, तो और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।